नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार सिंह आरती एक्सीलेंस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। देखिए, अगला हेडिंग दिया गया है। हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है उप सह संयोजन यौगिक। उसमें अगला टॉपिक दिया गया है केंद्रीय परमाणु या आयन। मतलब किसको बोलेंगे केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय आयन किसको बोलेंगे, ये बात समझिएगा। तो जैसे कि हम लोग ये बात जानते हैं कि जटिल यौगिक जो होता है कुछ इस तरह का होता है। ये बात हम लोग पिछले क्लास में समझे थे कि जटिल यौगिक को बड़ा कोष्टक के अंदर लिखा जाता है इस तरह से। तो इसमें जो बड़ा कोष्टक में जो सबसे पहले दिखाई देगा धातु, वही कहलाता है केंद्रीय परमाणु। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आयरन Fe, यही कहलाएगा केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु हमेशा बड़ा कोष्टक के अंदर रहेगा और सबसे पहले रहेगा। और उसका खास पहचान एक ये भी है कि केंद्रीय परमाणु ज्यादातर जगहों पर डी ब्लॉक का तत्व होता है। केंद्रीय परमाणु जो होता है हमेशा मतलब हमेशा नहीं कह सकते हैं, ज्यादातर जगहों पे मतलब 95% जो जटिल यौगिक मिलेगा, तो उन जटिल यौगिकों में 95% जटिल यौगिकों में केंद्रीय परमाणु का काम जो है डी ब्लॉक का तत्व करता है। परिभाषा यदि हम लोग देना चाहें तो ये बात कह सकते हैं कि वैसा धातु परमाणु या वैसा आयन जो एक निश्चित संख्या में ऋणायन अथवा उदासीन अणुओं से आबंधित होता है, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। मतलब वह धातु परमाणु या वह आयन जो एक निश्चित संख्या में, निश्चित संख्या यहाँ पे 6 है Cn का, तो निश्चित संख्या में आबंधित होता है ऋणायन द्वारा या उदासीन अणुओं द्वारा, तो उसी को कहा जाता है केंद्रीय परमाणु या आयन। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वह धातु परमाणु या आयन जो एक निश्चित संख्या में लिगंड द्वारा आबंधित होता है, उसको बोलते हैं क्या? केंद्रीय परमाणु या आयन बोला जाता है। तो लिखा जाए इसके बारे में, लिखिएगा। किसी उप सह संयोजन सत्ता में, किसी उप सह संयोजन सत्ता में, किसी उप सह संयोजन सत्ता में परमाणु या आयन, परमाणु या आयन, परमाणु या आयन जो एक निश्चित संख्या में, जो एक निश्चित संख्या में, जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयनों या समूहों से एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में परिबद्ध रहता है, कमा दीजिएगा, उसे केंद्रीय परमाणु या आयन कहते हैं। उसे केंद्रीय परमाणु या आयन कहते हैं। उसे केंद्रीय परमाणु या आयन कहते हैं। खड़ी बाई दीजिएगा और इसी में लिखिएगा केंद्रीय परमाणु या आयन, केंद्रीय परमाणु या आयन, केंद्रीय परमाणु या आयन प्रायः डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। प्रायः डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। प्रायः डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो जैसे में देखिएगा यहाँ पे कुछ यौगिक लिखा है और इनका केंद्रीय परमाणु। तो देखिए कैसे पहचान करेंगे केंद्रीय परमाणु कौन है, तो परिभाषा भी लिखा गया। परिभाषा में ये बात भी बताया गया कि केंद्रीय परमाणु जो होते हैं अधिकतर डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो यहाँ पे Fe मतलब आयरन जो है,
आयरन जो है क्या है, डी ब्लॉक का तत्व है, ये केंद्रीय परमाणु है। यहाँ पे निकेल डी ब्लॉक का तत्व है, तो निकेल भी हो जाएगा क्या, केंद्रीय परमाणु। और यहाँ पे भी निकेल है डी ब्लॉक का तत्व, मतलब ब्रैकेट में जस्ट, ब्रैकेट के पहले मतलब ब्रैकेट में जस्ट जो पहले मिलेगा वह डी ब्लॉक का तत्व होगा, और वही डी ब्लॉक का तत्व केंद्रीय परमाणु होता है। यानी कि इसमें केंद्रीय परमाणु ये हो गया। लेकिन बात यह है कि जब भी केंद्रीय परमाणु पूछा जाए तो केवल इस तरह से लिख देने से नहीं होगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या सहित लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ेगा, और ऑक्सीकरण संख्या निकालना हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, तो एक बार देखिएगा ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल रहे हैं। तो एक्स मान के हम लोग निकालते हैं, एक एक्स मान के निकाल देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे यौगिक है हमारे पास FeCN6, FeCN6 है, और इस पे -4 है। अब x मानेंगे, आयरन के निकालेंगे तो आयरन के लिए x मान लेंगे। इसके बाद Cn का -1 होता है, ऐसा हम लोग 11th में लिखे थे, इस क्लास में भी एक बार लिख लेंगे। और इसकी संख्या 6 है, तो गुना कर देंगे 6 से। इस सबको जोड़ने के बाद आना चाहिए कितना, -4, क्योंकि इस पे आवेश जो है -4, और हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज का आयन का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है आयन के बराबर होता है। तो आयन इस पे -4 है, तो -4 के बराबर हो जाएगा। तो x -6 बराबर -4 हो जाएगा। तो x बराबर है -6, इधर जाएगा +6 और -4 ये हो जाएगा +2, यानी कि x के मान हुआ +2। और x जो है आयरन का ऑक्सीकरण संख्या है। इसका मतलब ये है कि इसका ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो +2 हमने लिख दिया। तो ये हो गया आयरन का ऑक्सीकरण संख्या। तो इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या हम लोग निकाल करके, और तब जा करके यदि पूछा जाए केंद्रीय परमाणु या आयन कौन है, तो ऑक्सीकरण संख्या के साथ लिखना होगा। तो यहाँ पे हमने इसका निकाला। मौखिक भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, क्योंकि मौखिक में इसका -1 और 6 को है तो 6 से गुना, तो -6 हो गया। और -6 को बनाना है -4, तो -6 को जब -4 बनाना है, देखिए -6 को जब -4 बनाना है, इसका मतलब कि एक में से 2 को माइनस वाला काटना पड़ेगा। -6 को -4 बनाने के लिए एक में से 2 को माइनस वाला हटाना पड़ेगा, और 2 को माइनस वाला हटेगा यानी कि कटेगा कैसे, जब 2 को प्लस वाला रखेंगे। तो 2 को प्लस वाला रखेंगे तो 6 जो -6 है ओकरा में के 2 को माइनस वाला कट जाएगा 2 को प्लस वाला से, और 4 को माइनस वाला बच जाएगा, यानी कि +2 हो जाएगा। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसका देखिए, इसका H2O का 0 होता है, और Cl पर -1 होता है, और Cl है 2 गो, तो 2 से गुना कर देंगे, तो है 0 और है -2, मिला के हो जाएगा -2। और -2 को बनाना है 0, क्योंकि यहाँ पे आपकी बार कोई आवेश नहीं है, तो -2 को यदि बनाएंगे 0 तो वो हो जाएगा कितना, बनाने के लिए +2 चाहिए, -2 को 0 बनाने के लिए +2 चाहिए, तब तो कट के बनेगा, यानी कि इसका ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा कितना, +2। तो निकेल के ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे हो जाएगा 2+। यहाँ पे ये है CO, तो CO का होता है 0, तो यहाँ पे क्या रखें कि पूरा 0 बन जाए, तो यहाँ पे भी तो 0 ही रखना पड़ेगा, मतलब इसका Ni का 0, और 0 जब होता है तो 0 लिखते नहीं है। तो इस तरह से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकाल करके केंद्रीय परमाणु को बतलाएंगे, चाहे केंद्रीय आयन को बतलाएंगे, और इसको लिख लीजिए। तो अगला हेडिंग दिया गया है लिगंड। लिगंड के बारे में 11th क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, कुछ याद होगा। तो लिगंड देखिए, जैसे कि ये यौगिक है, ये अभी कुछ यौगिक लिखा गया था, तो ये यदि यौगिक है, जटिल यौगिक है, ये यदि जटिल यौगिक है, तो इसमें ये तो केंद्रीय परमाणु हो गया, ये केंद्रीय परमाणु हो गया। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़े कि ये जो है केंद्रीय परमाणु कहलाएगा। और केंद्रीय परमाणु को छोड़ करके किसी भी जटिल यौगिक में केंद्रीय परमाणु को छोड़ करके बड़े ब्रैकेट में मतलब जो भी बच जाता है वह सबके सब कहलाता है लिगंड। तो ये कहलाएगा लिगंड। एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे है Ni है, Cl2 है, H2O है, ये एक यौगिक है ये। तो इसमें
ये जो है केंद्रीय परमाणु कहलाएगा, ये केंद्रीय परमाणु कहलाएगा। तो हमने अभी क्या बतलाया आपको पहचान करने के लिए कि केंद्रीय परमाणु को छोड़ करके बड़े ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट यहां से यहां तक है, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय परमाणु को छोड़ करके जो भी बच जाते हैं वे सबके सब लिगंड कहलाते हैं। मतलब यहां से यहां तक ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे लिगंड। यानी कि Cl2 जो लिखा गया है क्लोरीन, Cl क्लोरीन भी लिगंड है, और H2O मतलब जल, ये भी लिगंड है। तो ये कहलाएंगे लिगंड। तो बातें समझ में आई होंगी आपको कि बड़े ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय परमाणु को छोड़ करके जितने सब बच जाते हैं सबके सब कहलाएंगे लिगंड। लिगंड की परिभाषा हम लोग इस तरह से दे सकते हैं कि केंद्रीय परमाणु या आयन जो होते हैं, केंद्रीय परमाणु या आयन जो होते हैं जिस आयन द्वारा परिबद्ध होते हैं, केंद्रीय परमाणु या आयन जो होते हैं जिस आयन के द्वारा परिबद्ध होते हैं या जिस आयन के द्वारा बंधे हुए होते हैं, उसी आयन को कहा जाता है या उसी परमाणु को कहा जाता है लिगंड। यहाँ पे देखिए निकेल जो है इनके साथ बंधा हुआ है, तो हम लोग परिभाषा बोल देंगे कि केंद्रीय परमाणु या आयन जो है जिस आयन या जिस अणु के साथ आबंधित होता है या परिबद्ध होता है, उसी आयन या परमाणु को, उसी आयन या अणु को लिगंड कहा जाता है। और ये लिगंड जो है धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, और उदासीन भी हो सकते हैं, और सामान्य भी हो सकते हैं, छोटे छोटे अणु भी हो सकते हैं, और आयन भी हो सकते हैं, बड़े अणु भी हो सकते हैं। तो लिगंड के परिभाषा लिखा जाए, लिखिएगा लिगंड के बारे में। उपसह संयोजन सत्ता में, उपसह संयोजन सत्ता में, उपसह संयोजन सत्ता में केंद्रीय परमाणु या आयन से, केंद्रीय परमाणु या आयन से, केंद्रीय परमाणु या आयन से परिबद्ध आयन अथवा अणु, परिबद्ध आयन अथवा अणु, परिबद्ध आयन अथवा अणु लिगंड कहलाते हैं, लिगंड कहलाते हैं, लिगंड कहलाते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा और इसी में लिखिएगा लिगंड, लिगंड छोटे अणु, छोटे अणु, कमा दीजिएगा बड़े अणु, बड़े अणु तथा तथा आयन हो सकते हैं, तथा आयन हो सकते हैं, तथा आयन हो सकते हैं। खड़ी पाई दीजिएगा। देखिए अब जैसे में लिखा गया कि Cn माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, C2O4 2 माइनस, NO प्लस, H2O, NH3, CO। ध्यान दीजिएगा CO लिखते समय जितना बड़ा C उतना ही बड़ा O लिखेंगे। ये नहीं कि C बड़ा सा O छोटा सा, तो ये गलत हो जाएगा। जितना बड़ा C उतना बड़ा O। तथा यहाँ पे ब्रैकेट में EDTA लिखा गया है, EDTA, इसमें 4 माइनस इत्यादि, ये सब जो है लिगंड है। तो यहाँ पे देखने को ये बातें मिल रहा है कि लिगंड जो होते हैं ना, यहाँ पे माइनस आवेश है, माइनस आवेश, यहाँ पे प्लस आवेश है, और यहाँ पे कोई भी आवेश नहीं है। इसका मतलब कि हम लोग यदि आवेश के आधार पर कहें तो आवेश के आधार पर लिगंड 3 तरह के हो जाते हैं, एक ऋणायन, एक धनायन और दूसरा उदासीन। एक ऋणायन, एक धनायन और एक उदासीन। मतलब आवेश के आधार पर यदि वर्गीकरण किया जाए तो लिगंड 3 तरह के होते हैं। इसको जैसे में लिख लीजिए। अब पढ़ेंगे हम लोग लिगंड का वर्गीकरण। अभी पढ़े थे कि लिगंड किसे कहते हैं, हमने आपको समझाया। लिगंड के उदाहरण जैसे में भी लिखा गया। अब लिगंड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगंड। तो लिगंड के वर्गीकरण जो है 2 आधार पे किया गया है, एक आवेश के आधार पे जो आप देख रहे हैं, और दूसरा का जो है किया गया है दाता परमाणु के आधार पर। एक किया गया है दाता परमाणु के
दाता परमाणु के आधार पर, दाता परमाणु के आधार पर, तो लिगंड का वर्गीकरण मतलब दो भागों में बांटा गया है, दो आधारों पर बांटा गया है। पहल का आवेश के आधार पर, तो आवेश के आधार पर लिगंड तीन तरह के, और दाता परमाणु के आधार पर। तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे दाता परमाणु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिएगा, समझिए। आवेश के आधार पर वर्गीकरण किया गया है तीन भागों में। पहल का ऋणायन लिगंड, ऋणायन मतलब वैसन लिगंड जौन पे माइनस आवेश हो। तो देख पा रहे हैं आप उदाहरण में माइनस आवेश वाला लिगंड कुछ लिखा गया है, जैसे Cl माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, माइनस से वाला होगा जब होगा तो, है ना। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, उदाहरण देना था इसलिए हम केवल तीन दिए हैं। यहाँ पे धनायन लिगंड, धनायन लिगंड उसको बोलेंगे जिसपे प्लस आवेश उपस्थित रहता है। यहाँ पे देखिए प्लस आवेश है, यहाँ भी प्लस आवेश है, तो इसको बोलेंगे धनायन लिगंड। और तीसरा होता है उदासीन लिगंड, उदासीन मतलब जिसपे ना ही धन आवेश रहेगा और ना ही ऋण आवेश, यानी कि ना ही प्लस आवेश रहेगा और ना ही माइनस आवेश रहेगा। तो लिगंड का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, आवेश के आधार पर और दाता परमाणु के आधार पर। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं 1 नंबर आवेश के आधार पर तीन तरह के, ये इसको लिखिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसको दाता परमाणु के आधार पर। तो लिख लिया जाए इसको। तो आगे दाता परमाणु के आधार पर वर्गीकरण हेडिंग दिया गया है। हम लोग ये बात पढ़ रहे हैं कि लिगंड का वर्गीकरण, तो लिगंड के वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, एक आवेश के आधार पर जो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, और दूसरा का दाता परमाणु के आधार पर किया गया है वर्गीकरण। तो दाता परमाणु के आधार पर, दाता परमाणु का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु कितने हैं। दाता मतलब देने वाले, परमाणु मतलब परमाणु, दाता मतलब, दाता परमाणु के मतलब, दाता परमाणु के मतलब, दाता मतलब देने वाला, और परमाणु का मतलब वही परमाणु, मतलब देने वाला परमाणु कितने हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु कितने हैं, उसके आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले एक दंतुर लिगंड, एक दंतुर लिगंड मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला। जैसे केंद्रीय परमाणु जो है वह लिगंड के साथ बंधन बनाता है, केंद्रीय परमाणु लिगंड के साथ बंधन बनाता है। तो उस केंद्रीय परमाणु को जो लिगंड होगा, उस लिगंड में कितने ऐसे परमाणु हैं, कौन कौन से परमाणु हैं जो कि इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म, एक युग्म मतलब एक जोड़ा दे सकते हैं केंद्रीय परमाणु को। तो उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो उसके आधार पर एक दंतुर, द्विदंतुर, बहुदंतुर, मतलब इन सारे भागों में लिगंड का वर्गीकरण किया गया है दाता परमाणु के आधार पर। एक दंतुर का मतलब कि इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, इलेक्ट्रॉन का युग्म प्रदान करेगा लिगंड, लेकिन एक युग्म प्रदान करेगा, उसको एक दंतुर बोलेंगे। यदि इलेक्ट्रॉन का दो युग्म मतलब दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, तो वैसे लिगंड को द्विदंतुर बोलेंगे। यदि तीन जोड़ा प्रदान करेगा, त्रिदंतुर। इसी तरह से बहुदंतुर लिगंड भी होता है। तो यहाँ पे ये हेडिंग देने के बाद ये हेडिंग दीजिएगा कि एक दंतुर लिगंड, और एक दंतुर लिगंड हेडिंग देने के बाद परिभाषा यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि वैसा लिगंड जो केंद्रीय धातु या आयन को इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा लेकिन एक ही युग्म, मतलब एक ही जोड़ा इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। युग्म मतलब जोड़ा होता है, इंग्लिश में पेयर बोल सकते हैं इसको। तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है तो उसको बोला जाता है क्या, एक दंतुर लिगंड। इसी तरह से द्विदंतुर के भी परिभाषा हम लोग दे सकते हैं कि वैसा लिगंड जो केंद्रीय धातु या आयन को दो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, उसको द्विदंतुर। और इसी तरह से बहुदंतुर के भी परिभाषा दे सकते हैं कि वैसा लिगंड जो केंद्रीय धातु या आयन को अनेकों यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रदान करता है, तो उसको बोलेंगे क्या, बहुदंतुर लिगंड। तो इस तरह से परिभाषा हम लोग दे देंगे। तो सबसे पहले ये हेडिंग दीजिएगा, उसके बाद ये हेडिंग, उसके बाद इसकी परिभाषा लिखिएगा। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे लिखे हैं कुछ एक दंतुर लिगंड, तो ये सारे जो लिखा गया है एक दंतुर लिगंड लिखा गया है। दाता परमाणु इसमें कौन है, मतलब NH3 जो है, यहाँ पे एक दंतुर लिगंड है NH3, लेकिन NH3 में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कौन प्रदान करेगा, ये बात यहाँ पे लिखा गया है कि दाता परमाणु कौन है। तो NH3 में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा प्रदान करना है, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो तो जोड़ा प्रदान कर नहीं सकता है, तो करेगा कौन, नाइट्रोजन करेगा, क्योंकि उसके पास एक लोन पेयर होता है। उसी तरह से यहाँ पे भी कौन प्रदान करेगा, ऑक्सीजन करेगा।
यहाँ पे ऑक्सीजन करेगा, यहाँ पे कार्बन भी कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है, लेकिन दोनों नहीं करेगा, कोई एक ही करेगा, या तो कार्बन करेगा या नाइट्रोजन करेगा। यहाँ पे एक्स मतलब हाइड्रोजन परिवार, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन होगा, तो उसमें से जो रहेगा, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरीन करेगा, क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन करेगा, मतलब जो रहेगा वही करेगा। NO2 में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, NO में नाइट्रोजन करता है, OH में O करता है, HCN में S या N इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे एक दंतुर है, ये सब लिगंड लिखे गए हैं, और उसमें कौन परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, प्रदान करता है, ये बात यहाँ पे लिखा गया है। तो ये भी है, इसी में यह भी है। यहाँ पे नीचे जगह नहीं होने के कारण हमने इसको यहाँ पे लिखा है, तो आप नीचे लिख लेंगे। तो इस तरह से इसको पूरा पूरा लिखा जाए, इसके बाद हम लोग आगे अगला पढ़ेंगे। आई बात समझ में? तो इसको लिखिए। तो आगे हेडिंग दिया गया है द्विदंतुर लिगंड। अभी हम लोग एक दंतुर लिगंड पढ़े थे, तो एक दंतुर लिगंड के बाद द्विदंतुर लिगंड। देखिए परिभाषा, हेडिंग दीजिएगा, हेडिंग देने के बाद ये परिभाषा लिखिएगा। हेडिंग द्विदंतुर लिगंड दीजिएगा, बाइडेंटेट लिगंड, परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है। और इसके बाद जैसे में हम नीचे यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ध्यान से लिखा गया कि वैसे लिगंड जो केंद्रीय धातु या आयन को 2 इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, उसको द्विदंतुर लिगंड कहेंगे। तो परिभाषा सेम है, जैसे एक दंतुर का था, वहां पे एक युग्म इलेक्ट्रॉन प्रदान करता था, यहाँ पे 2 युग्म प्रदान करेगा। बहुदंतुर में अनेकों युग्म प्रदान करेगा। तो हेडिंग देने के बाद ये परिभाषा लिखेगा। उसके बाद जैसे में देखिए लिखा गया है ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन में ऑक्जेलेट आयन का फॉर्मूला लिखा गया C2O4 2- ऑक्जेलेट आयन, इसका फॉर्मूला लिखा गया है C2O4 2- लिखा गया है। अब देख लीजिए इसकी संरचना हम यहाँ पे बनाते हैं किस तरह से, मतलब कैसे ये बात हम लोग समझ पाएंगे कि ये जो है द्विदंतुर लिगंड है, ये बात कैसे समझ पाएंगे। तो ये समझिएगा, देखिएगा ध्यान से इसका संरचना। यहाँ पे 2 कार्बन दिया गया है, तो 2 कार्बन हमने लिखा। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको बंधन बनाने के लिए 4 बंधन बनाना पड़ेगा स्टेप पूरा करने के लिए। तो ऑक्सीजन जो है ना, टोटल 4 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब कि 2 ऑक्सीजन इसके हिस्से में आएगा, इस ऊपर वाले कार्बन के हिस्से में 2 ऑक्सीजन आएगा, और 2 ऑक्सीजन इस नीचे वाले कार्बन के हिस्से में आएगा, इस तरह से। तो ये जो है, ये कार्बन जो है इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो कार्बन के साथ 2 का बंधन बनाएगा। अब बच गया कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन का और बंधन बनाना है इसको, तो एक बनाएगा इस ऑक्सीजन के साथ और एक बनाएगा इस कार्बन के साथ। इसके बाद ये कार्बन भी ठीक वही काम करेगा, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का बंधन और इसके साथ 1। अब देखिए इस ऑक्सीजन के पूरा हो गया, क्योंकि 6 गो होता है, 2 गो बंधन बनाना होता है, बना लिया। ये भी 6 गो होता है, 2 गो बंधन बनाना पड़ता है, तो ये बना लिया। ये कार्बन देखिए, कार्बन जो है इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 गो के बंधन बनाता है, तो कार्बन 2 गो इधर, एक इधर, 3 गो एक इधर, 4 गो बनाया। ये कार्बन भी 4 गो बना चुका है। अब बात ये है कि ये ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, बंधन तो 2 गो के बनाना था, लेकिन बनाया एक ही, मतलब 1 गो के कमी रह गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, और ले सकता है तो इस पे आवेश हो जाएगा क्या, 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एक बंधन नहीं बनाया है, एक बंधन और बनाएगा, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कहे कि 6 गो बाहरी कक्षा में 1 गो का बंधन बनाया तो 7 गो इलेक्ट्रॉन हुआ, जबकि 8 गो पूरा होना चाहिए, मतलब 1 गो की कमी है, तो 1 माइनस यहाँ पे, और वही काम यहाँ पे भी, इसके पास भी 1 की कमी है। तो यहाँ पे कितने ऐसे परमाणु बच गए जिसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है, जो बंधन बनाने में भाग ले सकता है। तो बंधन बनाने में एक ये ऑक्सीजन भाग ले सकता है और एक ये ऑक्सीजन भाग ले सकता है, यानी कि बंधन बनाने के लिए 2 यहाँ पे परमाणु उपस्थित है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे क्या कि ये द्विदंतुर लिगंड के अंतर्गत आते हैं, मतलब इसमें 2 गो है, ये भी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा बंधन बनाने के लिए, और ये भी करेगा, और इसलिए ये द्विदंतुर लिगंड कहलाएगा। अब इसमें बात यह है कि इसका नाम तो होता है ऑक्जेलेट आयन। अब यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं स्टार, स्टार मतलब दाता परमाणु, दाता परमाणु, स्टार से डिनोट करेंगे हम लोग दाता परमाणु को। इसके बाद इसको
संकेत में क्या लिखते हैं, मतलब संक्षिप्त में, इसका पूरा नाम तो ऑक्जेलेट होता है, लेकिन संक्षिप्त में इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, तो OX लिखा जाता है, इसको शॉर्ट में OX लिखा जाता है। और एक उदाहरण दिया जाए इसका, तो यौगिक के बारे में कहा जाए उदाहरण, तो इसका उदाहरण हो जाएगा एक, मान लीजिए कि कोई भी एक यौगिक बना दिया जाए जिसमें इसका यूज किया गया हो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे COOX यहाँ पे 3। ये जो है एक उदाहरण भी दे दिया गया, मतलब जटिल यौगिक का एक उदाहरण भी दे दिया गया। तो ये ऑक्जेलेट आयन है, ऑक्जेलेट आयन के फॉर्मूला C2O4 यानी कि C2O4 जहां कहीं भी आपको दिखे आपको समझ जाना है कि इसका नाम पूरा नाम होगा ऑक्जेलेट आयन। यहाँ पे स्टार द्वारा दाता परमाणु, मतलब ये दाता परमाणु है तो इसको हम स्टार द्वारा डिनोट कर दे रहे हैं, इसको भी स्टार द्वारा डिनोट कर दे रहे हैं। मतलब ये लगेगा आपको कि दाता परमाणु को कौन इंडिकेट कर रहा है, स्टार, मतलब यहाँ पे स्टार लगा है तो ये दाता परमाणु है, और यहाँ पे स्टार लगा है तो ये भी दाता परमाणु है। संक्षिप्त में मतलब शॉर्ट में इसको OX लिखा जाता है। यदि कहीं किसी यौगिक में OX लिखा रहा है, जैसे यहाँ पे एक यौगिक है और इस यौगिक में OX लिखा गया है, इसका मतलब क्या कि OX का मतलब यहाँ पे ऑक्जेलेट आयन है। ऑक्जेलेट आयन का मतलब C2O4 यहाँ पे उपस्थित है, जिसकी संरचना इस तरह से होती है। तो देखिएगा जैसे में अभी लिखा गया था, जैसे में ये नंबर दे के लिखे थे ऑक्जेलेट आयन, वो भी जैसे में था, और ये भी जो है ना ये भी जैसे में ही लिख रहे हैं, उसी का जैसे में। तो कम से कम 2 उदाहरण देना जरूरी है। तो एक उदाहरण हमने दिया ऑक्जेलेट आयन का, दूसरा उदाहरण है 1,2-डाइएमीन इथेन। ये भी क्या है, ये भी लिगंड है लेकिन द्विदंतुर लिगंड है। ये भी 1,2-डाइएमीन इथेन, फॉर्मूला इसका NH2CH2CH2 NH2 होता है। तो देखते हैं इसका संरचना किस तरह का होता है। तो देखिएगा NH2 का मतलब एमीन, NH2 का मतलब एमीन हो गया। देखिए सबसे पहले 2 कार्बन है तो 2 कार्बन हमने लिख दिया, इसके बाद उधर भी NH2 है और इधर भी NH2 है, और दोनों कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, तो इस तरह से इस पे 2 हाइड्रोजन, तो एगो नीचे एगो ऊपर, इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो एगो नीचे हाइड्रोजन और एक ऊपर हाइड्रोजन। इधर भी एमीन है इधर भी एमीन है, तो एमीन के लिए N एगो NH, एक इधर H, उसी तरह से इधर एक यहाँ पे H और एक यहाँ पे H, तो ये हो गया एमीन। अब ये जो है इसको देखिए, इसको संक्षेप में मतलब स्टार द्वारा हम डिनोट कर दे रहे हैं दाता परमाणु, स्टार से डिनोट कर रहे हैं दाता परमाणु। मतलब इसमें कौन दाता परमाणु है इस बात के कैसे पता चलेगा, और इसका संक्षिप्त इसका संक्षिप्त होता है EN, और इसका उदाहरण जो है यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा COEN3 और यहाँ पे 3+, ये हो जाएगा इसका उदाहरण, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। अब समझना ये है कि इसमें दाता परमाणु कौन होगा, तो ध्यान से देखिएगा, कार्बन है, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ये ऑलरेडी चारों के बंधन बना चुका है। नाइट्रोजन 3 को बंधन बनाता है, ये भी बना लिया, लेकिन आपको ध्यान होगा ये बात कि नाइट्रोजन परमाणु पर एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर इस तरह से जो कि बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है। हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में कि नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर होता है जो कि बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है। तो विशेष परिस्थिति में ये जो है उस लोन पेयर का त्याग करेगा, उस निर्जन जोड़ी, हिंदी में निर्जन जोड़ी उसको बोलते हैं, निर्जन जोड़ी के त्याग करेगा। तो एक यहाँ पे नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर जिसका त्याग कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का युग्म का त्याग कर सकता है। इसका मतलब कि ये जो नाइट्रोजन है ये दाता परमाणु है, और ठीक उसी तरह के यहाँ भी एक नाइट्रोजन है, तो ये भी अपने निर्जन जोड़ी वाले इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है, मतलब ये भी क्या है, दाता परमाणु है। तो ये 2 दाता परमाणु हो गए, और इसलिए इसको हम लोग द्विदंतुर लिगंड कहेंगे। इसमें 2 दाता परमाणु हैं, दोनों क्या है, N है, और इसलिए इसको द्विदंतुर लिगंड कहेंगे। इसका पूरा नाम होता है 1,2-डाइएमीन इथेन, मतलब 1 नंबर पर भी और 2 नंबर पर भी 2 हो गया, मतलब डाई, एमीन, NH2 मतलब एमीन, और 2 कार्बन खाते इथेन,
तो ये है इसका पूरा नाम। फॉर्मूला इसका शॉर्ट मतलब कि यहाँ पे लिखे हैं। ये जो है इसका संरचना है। इसमें दो गो दाता परमाणु दोनों एन है, जिसको स्टार से डिनोट किया है। तो स्टार मतलब दाता परमाणु, संक्षिप्त में मतलब शॉर्ट में इसको EN द्वारा डिनोट किया जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा है। यानी कहने का मतलब कि किसी यौगिक में EN लिखा हुआ मिले तो समझना आपको यह है कि EN मतलब 1,2-डाइएमीन इथेन है, ये लिगंड है। और उदाहरण भी दिया गया है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है EN का मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि कौन है वहां पे ये लिखा गया है 1,2-डाइएमीन इथेन को लिखा गया है। तो द्वितंतुर लिगंड के जैसे में एक इसको भी लिखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके।